जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और रसायन विज्ञान में हम लोग रेडियो सक्रियता पे पढ़ेंगे। ये हालुसेन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तीसरा चैप्टर है रसायन विज्ञान में। ठीक है, का नाम है रेडियो सक्रियता। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बैक्वेल और रोएंटगन और आइंस्टाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेनरी बैक्वेल। ठीक ना। चलिए, दूसरा है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का। तो इसका आंसर दो का डी हो जाएगा, नाभिक का। रेडियो सक्रियता है किसका गुण है? तो नाभिक का है। चलिए, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह रेलवे या एनटीपीसी या किसी भी मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बताइएगा कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। 57 या 58 क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है तीसरा कि रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन और परमाणु का नाभिक, और इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, परमाणु का नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे चौथा क्वेश्चन के किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का हो जाएगा सी, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होता है। ठीक है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होता है। रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है? रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा डी, क्यूरी होता है। मैडम क्यूरी के नाम पर पड़ा है रेडियो धार्मिकता का यूनिट। ठीक है ना, तो क्यूरी। आगे 6 है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा विकिरण का, और रेडियो तरंग का, और तो तरंगे का। तो रेडियोधर्मी तरंग किसका उत्सर्जित करते हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, अल्फा बीटा और गामा का विकिरण उत्सर्जन करते हैं। 7 है क्वेश्चन कि अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी? डाल्टन ने, रॉयंटगन ने, रदरफोर्ड ने, विलार्ड ने। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? बिलार्ड ने, रदरफोर्ड ने, रोएंटगन ने और डाल्टन ने। तो गामा किरण का रोएंटगन है। तो 8 का आंसर रदरफोर्ड है। गामा किरण का रदरफोर्ड है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 का बी। चलिए चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण, बीटा किरणों की और इसका गामा किरणों की, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का ए हो जाएगा, अल्फा किरण का जो होता है हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। क्या हुआ है कि दसवां के नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। ये सर्वाधिक मत पूछता है ये क्वेश्चन, अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की। तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? तो इसका आंसर 10 का हो जाएगा सी, गामा किरण की। आगे अल्फा किरणें हैं अल्फा प्लस आयन, एच ई प्लस डबल प्लस आयन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अल्फा कण क्या है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, अल्फा डबल आयन है, मतलब पॉजिटिव है। और 12 क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों को उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश, ऋण ऋण आवेश, इकाई धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, 2 इकाई धन आवेश। आगे हम लोग देखेंगे बीटा किरणें बनी होती हैं। बीटा जो किरण होती है धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, उदासीन कणों से, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी है कि बीटा कण ऋण आवेशित होते हैं और अल्फा कण उपस्थित 2 इकाइयों का धन आवेश। ठीक, आगे यह तो ही गया। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक? तो दिया हुआ है कि अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है, एक्स किरण है। तो इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीटा किरण से संभारिक का निर्माण होता है। आगे निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है अल्फा कण से, बीटा कण से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीटा कण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 16 है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, एक्स किरण। तो इसका आंसर 16 का आंसर हो जाएगा बी, बीटा किरण ऋणात्मक आवेश होती है। आगे इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है अल्फा बीटा गामा तो समरूप मतलब कि जिसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
ऋणायन होता है, तो ये इसका आंसर 17 का बी हो जाएगा। ये भी कण जो होता है बीटा कण जो होता है वह भी ऋणायन होता है। 18 की समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। वे किरणें धन आवेशित होती हैं तथा उन पर 2 मात्रक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अभ्र क्लाउड द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है, जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती हैं। तो इसका आंसर 18 का हो जाएगा बी। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। 19 है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो बीटा जो कण होती हैं वो किसका करती हैं? तो यह होता है 19 का बी हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए, दिया हुआ है कि गामा किरणें किससे बनी होती है? मेसान कण, न्यूट्रॉन, हिग्स बोसान, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा जो किरणें होती हैं बनी होती हैं। ठीक है, गामा किरणें क्या होती हैं? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित कण, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित ऊर्जा, उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जित अनावेशित कण। तो इसका आंसर 21 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उच्च ऊर्जा युक्त किरणें जो होती हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, गामा जो किरण होती है सबसे अधिक होती है वेधन क्षमता। निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरण की, बीटा किरण की और गामा किरण की, इनमें से। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा सी, गामा किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी। आगे, निम्नलिखित में से किस किरण का आयन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से 24 का आंसर हो जाएगा ए। ये जो होता है आयन क्षमता सबसे अधिक होता है और इसका सबसे कम होता है। इसके आयन क्षमता सबसे कम, इसका अधिक। ठीक है ना? तो इस तरह से अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्षमता अधिक इसमें होता है, कौन सा? आयन क्षमता, और सबसे कम इसमें होता है। ठीक है ना? तो याद रहे कि इसमें होता है। अब इसकी भेदन क्षमता जो होती है ना, गामा किरण की अधिक होगी तो इसका भेदन क्षमता कम होगा। ठीक, आगे, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात इसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? कोरोमंडल, सीसा, कैडमियम, जस्ता। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, सीसा। आगे हम लोग देखेंगे न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा अल्फा एक्स किरणें, वाई किरणें, बीटा किरणें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा, 26 का ई। ठीक है ना, अल्फा करण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम और पैलेडियम। तो इसका आंसर 27 का आंसर सी हो जाएगा, पोलोडियम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम, पोलोनियम। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। यदि कि निम्नलिखित तत्व कौन सा तत्व है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो एल्युमिनियम। चलिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान का, भारी पानी का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बोरान का। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के दौरान में जो नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण किया जाता है तो बोरान के द्वारा होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटियम और जर्कोनियम। तो 30 का आंसर डी हो जाएगा, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विघट नासिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी, इस्पात, पीईएल। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 है कि ए बीटा कण, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तित होता है? परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान में एक द्रव्यमान अपरिवर्तित, परमाणु क्रमांक एक कमी और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित और परमाणु द्रव्यमान में एक वृद्धि और परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित और परमाणु द्रव्यमान में एक कमी। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए।
कि परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि और परमाणु क्रमांक में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए। उसी तरह से 33 है कि ए अल्फा कण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर समझ लीजिए, 33 का आंसर हो जाएगा डी होगा कि परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी। जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो क्रमांक जो है 2 की कमी और द्रव्यमान में भी 2 की कमी हो जाएगी। चलिए, ये दिया हुआ है कि 11 Na मतलब सोडियम डबल टू पावर में से 1 बीटा उत्सर्जित करने वाले पदार्थ हैं, बाद बनने वाला पदार्थ है Mg, Mn, Ag और Pb। तो 34 का आंसर हो जाएगा Mg। ठीक है, चलिए आगे। दिया हुआ है कि इस 92 U 236 से लेकर के 87 से U और 234 में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तो इसका आंसर 35 का हो जाएगा डी, 3 अल्फा और 1 बीटा। नेक्स्ट, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है, धीरे रहती है, गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना घट जाएगी। ये 2 गुना होगा, ठीक है ना, 2 गुना बढ़ जाएगी या 2 गुना घट जाएगी। तो इसका आंसर 36 का क्या हो जाएगा, डी, ए हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यह कि यदि 92U 238 विघटित होकर के 91Pa 234 बनता है तो कितने अल्फा और कणों का उत्सर्जन होगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, 1 अल्फा और 1 बीटा। आगे, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन 0.25 ग्राम रह जाएगा। 144 दिन, 70 दिन, 210 दिन और 280 दिन। तो इसका आंसर 38 का ई हो जाएगा, 140 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन में 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसका प्रारंभिक शेष रह जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 39 का हो जाएगा ई, 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने से लगेगा, क्षय होने में लगा 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने और 12 महीने। तो इसका 40 का हो जाएगा सी, 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघट नाभिकता का प्रयोग करती है। रेडियो काल निर्धारित, यूरेनियम काल निर्धारित, कार्बन काल निर्धारित और ड्यूटेरियम काल निर्धारित। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन काल निर्धारित। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से और जैविक घड़ी से। तो 42 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मृदा का, स्मारक का, जीवाश्म का, चट्टाने का। तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा सी, जीवाश्म का। जीवाश्म का काल निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, आगे, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। हेनरी बेकरल, मैडम मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड, डो ब्रोगली। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, हेनरी बेकरल। आगे हम लोग देखेंगे, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए तो किस कण की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हान, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑटो हान थे, परमाणु बम का आविष्कारक ऑटो हान है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, विखंडन पर, संलयन पर, तापीय दहन पर और तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो 47 का आंसर हो जाएगा ई, विखंडन पर। आगे, इस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियो सक्रियता और एक्स किरण उत्सर्जन। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। आगे, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विषमंदक की तरह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, विमंदक की तरह। आगे, 51 है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशक दोनों की तरह युक्त होने वाला पदार्थ साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनियम, द्रव हाइड्रोजन। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, भारी पानी। नेक्स्ट,
रेडियो धार्मिकता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ई, गीगर मूलर का काउंटर, मूलर काउंटर। हाइड्रोजन में किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन जो बम होता है, नियंत्रित अभिक्रिया, अनियंत्रित अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन की और अनियंत्रित संलयन की। तो ये तो होता है 53 का आंसर हो जाएगा डी, अनियंत्रित संलयन पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर ब्रांड हाउल द्वारा और ओपेनहीमर द्वारा और सैमुअल कोहेन द्वारा। तो 54 का आंसर हो जाएगा ई, एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान सब कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में कोई नहीं होता है? बीटा उत्सर्जन, अल्फा ऑक्सीजन और ये है अल्फा उत्सर्जन। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, गामा उत्सर्जन। आगे, निम्नलिखित में रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम। तो 56 का हो जाएगा डी, सोडियम। आगे, अल्फा बीटा गामा भेदन शक्तियाँ सबसे अपने अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब कि बड़ा से छोटा की ओर, तो मतलब कि जैसे अब देखिए अवरोही क्रम में किस क्रम में है, तो वेदन क्षमता की बात हो रही है। तो इसका आंसर 57 का क्या हो जाएगा? बी, बी। यानी कि अगर मान लीजिए ये हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये सबसे वेदन क्षमता अधिक है और उसके बाद से अल्फा। ठीक, सबसे कम अल्फा का, उसके बाद से बीटा का, सबसे अधिक जो होता है गामा किरण की। और यहीं पे और हो जाएगा, ये क्षमता मैंने वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ठीक, तो यहीं तक है, ये समाप्त हो गया है रेडियो सक्रियता। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।